सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है कि पिच ब्लेक नाम का जो वायु सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास यानी कि ट्रेनिंग एक्सरसाइज है भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये पिच ब्लेक नाम का जो वायु सैन्य अभ्यास है भारत और ऑस्ट्रेलिया की वायु सेनाओं के बीच में आयोजित किया जाता है। अच्छा, ये प्रश्न मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि ये अभी न्यूज में है। ये इस साल 27 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक होने वाला था, पर कोविड-19 के कारण इसे अभी रद्द कर दिया। तो अब इसका जो अगला संस्करण होगा वो 2022 में होगा। ये एक बाई एनुअल एक्सरसाइज है, द्विवार्षिक, 2-2 साल में होता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम एक और एक्सरसाइज करते हैं, वो नाम भी आप ध्यान रखना, ऑस इंडेक्स उसको बोलते हैं, ऑस इंडेक्स। बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल इसकी कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। पिछले साल ही 2 एग्जामों में ये प्रश्न आया था कि ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पर स्थित है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। और अगर आपसे पूछा जाए किस ओशन में है तो पैसिफिक ओशन में है। ये आप ध्यान रखना, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसके अलावा अभी आपको याद भी होगा, ऑस्ट्रेलिया के जो डेव वाटमोर है अभी बड़ौदा की रणजी टीम के कोच बने थे। और ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और उससे अभी किरण मजूमदार शो को सम्मानित किया गया था। और आपको याद होगा इसी साल जो आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई थी वो जीता था ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओईसीडी में अमेरिकी दूत के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मनीषा सिंह को। ओईसीडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारतीय अमेरिकी मनीषा सिंह को ओईसीडी में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है। ओईसीडी की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। इसमें 36 देश शामिल हैं। ओईसीडी की बात करें तो यह आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। अच्छा, ये ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। एक तो कल ही पढ़ा था सुदर्शन बाबू, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ही भारतीय अमेरिकी जो सुदर्शन बाबू हैं इनको साइंस बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। बाकी रॉ खन्ना की बात करेंगे तो व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया इनको। और सीमा वर्मा का नाम भी याद रखना, अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया था इनको। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नोकिया के साथ। तो अभी एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ $1 बिलियन का समझौता किया है। अब इस समझौते में होगा क्या, तो इसमें ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए और उन्हें भविष्य में बेस्ट 5G कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए यह समझौता किया गया है। अच्छा, बीएसएनएल यहाँ पे लिख रहा है। अभी बीएसएनएल से 2 करंट के क्वेश्चन हमने पढ़े थे। एक तो देखो, बीएसएनएल के जो एमडी सीईओ है पीके पुरवार, उनको एडिशनल चार्जेस दिया गया है एमटीएनएल का भी। और अभी बीएसएनएल ने एसबीआई के साथ मिलकर के भारत इंस्टा पे पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। बाकी भारतीय एयरटेल की बात करेंगे तो इसके एमडी सीईओ हैं गोपाल विट्टल। और नोकिया की बात करेंगे, अच्छा पहले तो ये बताओ नोकिया किस देश की कंपनी है। ये तो पहले ही बता चुका हूं, याद रखना, ये फिनलैंड की कंपनी है। नोकिया क्या है, हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं तो लगता है कि भारत की कंपनी है। भारत की कंपनी नहीं है, ये फिनलैंड की कंपनी है। इसके एमडी सीईओ है राजीव सूरी। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस एथलीट को 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, झूमा खातून को। तो अभी हाल ही में भारत की मध्यम दूरी की धाविका है ये झूमा खातून, और इनको एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी ने 2018 के डोपिंग मामले में प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने के लिए, प्रतिबंधित दवाओं का यानी कि जिसे आप स्टेरॉइड कहते हो जिससे क्षमता बढ़ती है, तो वो प्रतिबंधित दवाई होती है, तो उनका सेवन करने के मामले में 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है इन पे। एक्चुअली में हुआ क्या था, 2018 में गुवाहाटी में जो राष्ट्रीय अंतरराज्य चैंपियनशिप हुई थी उसमें झूमा खातून ने सिल्वर मेडल जीता था। तो उस समय तो जो नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी थी उसमें इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन उसके बाद में वाडा आप जानते हो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो इसने कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक लेबोरेटरी में इनका टेस्ट कराया तो वहां पे रिपोर्ट पॉजिटिव आई और फिर अब 4 साल का प्रतिबंध लग गया इन पे। देखो, वाडा से एक प्रश्न आप याद रखना, वाडा का हेडक्वार्टर कहां पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अच्छा देखो, यहीं पे एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी उमर अकमल ये पाकिस्तान के बल्लेबाज है और अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 साल का बैन लगा दिया है इन पे, क्योंकि पाकिस्तान भ्रष्टाचार संहिता के 2 नियमों का इन्होंने उल्लंघन किया है और उसी कारण से इन पे 3 साल का बैन लगा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, मैंने आपको यहीं पे बताया है, इसको ध्यान रखना।
और पाकिस्तान से कल भी एक न्यूज़ पढ़ी थी हमने, जो पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर हैं सना मीर, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने हबल स्पेस टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नासा ने। तो नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 25 अप्रैल को ऑर्बिट में अपने पूरे 30 साल पूरे कर लिए हैं। एक्चुअली इसे 25 अप्रैल 1990 में ऑर्बिट में स्थापित किया गया था और अभी 25 अप्रैल 2020 को इसे पूरे 30 साल हो गए। और इस स्पेस टेलीस्कोप का नाम अमेरिकी खगोलविद यानी कि एस्ट्रोनॉमर एडविन पी हबल के नाम पे रखा गया था, जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड के लगातार विस्तार होने की पुष्टि की थी। अच्छा देखो, इसी प्रश्न में एक और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स आप जानते हो अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसके फाउंडर हैं एलॉन मस्क। तो स्पेस एक्स ने 60 स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च किया और इस स्टारलिंक उपग्रहों को यानी कि सैटेलाइट्स को प्रोजेक्ट करने का उद्देश्य यह है कि पृथ्वी के चारों ओर उपग्रहों की एक ऐसी चेन बनाना जिससे पूरी पृथ्वी पर इंटरनेट फ्री हो जाए। और एक और प्रश्न सुनो, यहीं पे आपको बता रहा हूं, अभी नासा के पूर्व प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर जिनका नाम था जेम्स एम बैग्स, उनका निधन हो गया है। तो इस एक प्रश्न में मैंने आपको 3 अलग अलग प्रश्न बताए, तो इनको याद रखना। बाकी बात नासा की है तो नासा के बारे में जान लो। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? जब डीआरडीओ की हुई थी। और डीआरडीओ की कब हुई थी? 1958 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडस्टीन। और इसके अलावा अभी आपको याद होगा कि नासा ने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर जिसका नाम रखा है वाइटल, उसको डेवलप किया। और याद रखना, नासा की 2024 तक चांद के साउथ पोल पर पहला मानव शिविर आर्टेमिस स्थापित करने की योजना है। और हमेशा जब भी नासा की बात होती है मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट नाम बताता हूँ, एक तो क्रिस्टीना कोच और एक है जेसिका मीर। इन दोनों के नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अंतरिक्ष में पुरुषों के बिना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर चहलकदमी यानी कि स्पेस वॉक करके इन्होंने इतिहास बनाया था। क्रिस्टीना कोच की अकेले की बात करेंगे तो महिलाओं में अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया था। अभी इन्होंने 328 डेज तक रही थी ये वहां पे, तो नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा गाइज, मुझे आप लोगों से एक सजेशन चाहिए। हम इस चैनल का नाम और लोगो चेंज करेंगे। नाम क्रेक जी के ट्रिक से बदलकर हो जाएगा क्रेक एग्जाम, और इसका एक मीनिंग भी होगा। एग्जाम को क्रेक करने के लिए आप यहाँ आए हैं क्रेक एग्जाम पे। और इसका जो लोगो होगा कुछ इस तरह का होगा। ये लोगो मैंने बनाया था एक्चुअली, जब हमने इसका नाम रखने का सोचा था पढ़ो पढ़ाओ, लेकिन फिर रखा नहीं। तो देखो, ये मेरा अकेले का चैनल नहीं है, मैं मानता हूँ ये हम सबका है, तो आपके विचार भी मेरे लिए महत्वपूर्ण रखते हैं। एक्चुअली ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा? काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे ताने मार के जाते हैं कि ये लोगो और ये नाम है जो आपने कहीं से लिया हुआ है, कॉपी किया हुआ है। एक्चुअली 2017 में जब मैंने ये चैनल बनाया था तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था और पता भी नहीं था, तो मैंने इंस्पायर होकर के ये नाम और ये लोगो तैयार किया। वैसे आप देखेंगे एक बहुत बड़ा चैनल है, नाम आपने ज़रूर सुना हुआ है स्टडी IQ का, और उसके नाम से बहुत सारे चैनल चल रहे हैं और काफ़ी सारे तो सक्सेसफुल है। 20-20, 30-30 लाख उन लोगों के पास सब्सक्राइबर्स हैं। मेरा तो ये मानना है कि नाम वगैरह से कुछ होता नहीं है। अगर मैं अपना नाम कृष्णा रख लूंगा तो कृष्णा थोड़ी ना बन जाऊंगा। नाम नहीं, कर्म अच्छे होने चाहिए। लेकिन लोगों को आदत है कमियां निकालने की, तो बस मैंने सोचा कि जितनी भी अभी छोटी मोटी कमियां हैं सब निकाल दो, लोगों को मौका ही मत दो बोलने का। और मैं ये भी जानता हूं कि ये डिसीजन लेने से बहुत ज्यादा नुकसान होगा मुझे। नुकसान किस बात का होगा? जो यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है, वो जो नया नाम होगा ना, जो कभी सर्च में आया नहीं है, तो उसे एक नए चैनल की तरह कंसिडर करेगा और उसे कभी सर्च में देगा ही नहीं। और उससे नुकसान क्या होगा? जो नए मेंबर होंगे, नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ नहीं पाएंगे काफ़ी टाइम तक। हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए, क्योंकि क्रेक जी के ट्रिक्स नाम चल रहा है 2 साल से। तो अब ये धीरे धीरे इतना सर्च में आता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सर्च में आता है। और नया नाम रखेंगे तो वो सर्च में आएगा नहीं, तो नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ नहीं पाएंगे। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और यही वक्त है जब मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कम से कम 1 महीने तक तो आपको इसे बहुत ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, हर वीडियो को अपने हर दोस्तों में, हर ग्रुप्स में, कोई फैमिली मेम्बर से, तो जहाँ आप शेयर कर सकते हैं मतलब उतना शेयर करें। उससे क्या होगा, यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगेगा कि हाँ ये जो नया चैनल है ये सर्चिंग में आ रहा है, लोग इसे सर्च कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इसे सर्चिंग में देना चालू करेगा वो। तो हो सकता है जो वो हमें 6 महीना 1 साल लगे, वो टाइम घट करके 2-3 महीने का हो जाए। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि इससे हम बहुत पीछे चले जाएंगे। जिस तरह से एक नया चैनल होता है, यूट्यूब हमें उसी तरह से ट्रीट करेगा। तो क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? क्योंकि आप लोगों के भरोसे ही, आप लोगों के साथ के भरोसे ही मैं ये बड़ा एक्शन लूँगा। और नाम और लोगो कैसा लगा आपको, ये भी आप मुझे बताना। चलिए अभी बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि
लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड ने। तो इस पोर्टल से कोरोना वायरस के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी मिल सकेगी और ये पता चल पाएगा कि कितने कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिले हैं और कितने लोगों की मृत्यु हुई है। तो पोर्टल का नाम ध्यान रखना, क्या है? दृष्टि। अब बात उत्तराखंड की है तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। कैपिटल क्या है? देहरादून है। और पिछले साल ही यहीं पर पहला हेलीकॉप्टर समिट भी हुआ था। और उत्तराखंड से क्या याद आता है आपको? अभी इसने अपनी ग्रीष्मकालीन यानी कि समर कैपिटल गैरसैंण बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और अभी कल परसों ही हमने एक प्रश्न भी पढ़ा था उत्तराखंड से कि अभी इसने संपर्क दीदी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। उसके अलावा याद रखना 1 से 7 मार्च तक अभी इसने अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? ऋषिकेश में। और ऋषिकेश में ही गंगा नदी पर भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज भी बनाया जाएगा। मतलब उसका जो फ्लोर होगा वो ग्लास का होगा, आर पार देख सकोगे आप। और बात करेंगे तो कृषि भूमि के पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी उत्तराखंड बना था। और एक डैम और एक नेशनल पार्क यहाँ से बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, टिहरी डैम, जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है और उत्तराखंड में है। और किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे है। और किस नेशनल पार्क की बात कर रहा हूं मैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है ये। और इस नेशनल पार्क के बीच में से एक नदी निकलती है, उसको भी याद रखो, रामगंगा नदी है, कई बार पूछ लिया जाता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो वैसे ही भी न्यूज में था क्योंकि ये कोविड-19 के लक्षणों वाले जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बन गया था। और याद रखना देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन यहीं पे बनेगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और देश का पहला ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और वो भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ट्यूलिप मतलब एक फूल होता है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में फुटबॉल सत्र यानी कि सेशन को समाप्त करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड। तो कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने देश की फुटबॉल लीग को पूरा होने से पहले ही खत्म कर दिया गया, जिससे कोई भी टीम चैंपियन नहीं बन सकी। और इस तरह से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लीग को खत्म करने वाला नीदरलैंड पहला यूरोपीय देश बन गया है। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अभी कोविड-19 के कारण ब्रिटेन के एक फुटबॉलर हैं, नाम है उनका नॉर्मन हंटर, वो उनका निधन हो गया। तो फुटबॉल नाम आया तो ये नया क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना। अब बात यहाँ पे नीदरलैंड की है तो ये रहा मैप में नीदरलैंड। कैपिटल एम्स्टर्डम में, करेंसी है यूरो, प्रधानमंत्री है मार्क रूट। और आपको याद होगा द इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहां पर है? यहीं पर है, हैग, नीदरलैंड में। उसके अलावा आपको याद होगा समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला पहला देश भी आपका यही है, नीदरलैंड। और एशिया में अगर बात करेंगे, एशिया में पहला देश कौन सा है समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला? तो याद रखना 2019 का ये प्रश्न, ताइवान। उसके अलावा नीदरलैंड की जो महिला हॉकी टीम की कैप्टन है, क्या नाम है उनका? ईवा डी गोदे। 2019 का FIH वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था उनको। अगर मेंस में बात करेंगे तो हमारे मनप्रीत सिंह को चुना गया था। और आपको याद होगा 2019 का जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था जो फ्रांस में हुआ था, उसमें USA जीत गया था और सेकंड नंबर पे रहा था नीदरलैंड। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में RBI ने म्यूचुअल फंड्स के लिए कितने रुपए की नकदी सहायता की घोषणा की है? तो आंसर होगा ऑप्शन है 50,000 करोड़ रुपए की। एक्चुअली में अभी कोविड-19 के कारण पूंजी बाजारों में अस्थिरता आई है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर नकदी यानी कि लिक्विडिटी का दबाव पड़ा है। और अभी जो अमेरिका का एक म्यूचुअल फंड हाउस है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, उसने भारत में 6 प्रकार के जो उसके म्यूचुअल फंड स्कीम्स थी उनको बंद कर दिया है। और इसी कारण से म्यूचुअल फंड में नकदी की समस्या होने का डर लोगों को सताने लगा है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए RBI ने 50,000 करोड़ रुपए के विशेष नकदी सहायता यानी कि लिक्विडिटी फैसिलिटी की घोषणा की है। तो ये आपको याद रखना है, कितने रुपए की? 50,000 करोड़ रुपए की। अच्छा, एक और प्रश्न मैं आपको RBI से बताऊंगा। अभी ट्रांसकोप इंटरनेशनल ने RBI से प्रीपेड वॉलेट कार्ड जारी करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लिया है और ऐसा करने वाली ये पहली गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बन गई है। तो ये नाम भी ध्यान रखना। इसके अलावा एक और पॉइंट बताता हूं अभी आपको मैं RBI से। अभी RBI ने अपने खाता धारकों यानी कि अकाउंट होल्डर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की है और सभी अकाउंट होल्डर्स को नहीं मिलेगा ये सुविधा। ऐसे ग्राहक जिनके पास ओवरड्राफ्ट अकाउंट है उन्हें दिया जाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की सुविधा। अब ये ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या होता है? मान लो आपके खाते में पैसा नहीं है लेकिन फिर भी एक लिमिट तक आप पैसा निकाल सकते हो अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपके पास है तो, लेकिन उसका ब्याज भी आपको देना पड़ता है बैंक को। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रश्न आपको बताता हूं जो कि RBI से ही रिलेटेड है। अभी श्रीलंका ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि आप उसे कह सकते हो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट
अभी श्रीलंका ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए आरबीआई के साथ 40 करोड़ डॉलर की अदला बदली करने के लिए समझौता किया है। अंग्रेजी में इसको आप समझोगे तो समझ लो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इसको बोलेंगे, करेंसी की अदला बदली करना। कितनी? 40 करोड़ डॉलर। तो ये आपको इस एक प्रश्न में मैंने आपको 4 प्रश्न बता दिए। अब देखो होता यही है, अगर मैं चाहूं तो ये अलग अलग प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूं इनको अलग अलग करके 12 की जगह मैं इसको 15 से 20 क्वेश्चन कर सकता हूं। लेकिन मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है, मैं आप लोगों के लिए कलेक्ट करता हूं। अभी जैसे आरबीआई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे एक आध दिन में बने हैं वो सारे मैंने आपको एक साथ करा दिया। अगर आप नोट्स बनाते होंगे तो एक साथ आप इसको नोट डाउन कर लोगे। बाकी वैसे कभी कभार ज्यादा नहीं, कुछ स्टूडेंट्स कह देते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाइए। आप ही बताइए 12 की जगह 15 क्वेश्चन करने में, 20 क्वेश्चन करने में क्या मुझे समय लगेगा? ये जो मैं आपको एक ही क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन बता देता हूं उनको मैं अलग अलग बता दूंगा, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी, आप समझो। तो जहां पे क्वेश्चन लिंक करके एक जैसे मिल रहे होते हैं मैं वहीं पे आपको 2-3 क्वेश्चन बता देता हूं, बल्कि 15 क्वेश्चन से भी ज्यादा मैं आपको बता देता हूं अगर आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे होंगे चीजों को। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप चीजों को लिंक कर करके याद कर सको। बाकी आरबीआई की बात कर लेते हैं। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। देखो आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर, लेकिन वर्तमान में 3 ही डेप्यूटी गवर्नर है, क्योंकि अभी मार्च में एनएस विश्वनाथन ने इस्तीफा दे दिया। अब वो 3 कौन कौन है उनके नाम भी याद रख लो। एक तो है पुराने हैं महेश कुमार जैन, उसके अलावा एक बीपी कानूनगो हैं, ये भी अभी न्यूज में रहे थे क्योंकि 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया इनका। और एक अभी नए बने थे कुछ समय पहले, नाम है उनका माइकल देवव्रत पात्रा। उसके अलावा याद रखना अभी आरबीआई ने लॉकडाउन में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए एक ट्विटर अभियान शुरू किया है और उस ट्विटर अभियान का प्रचार कर रहे हैं कौन? अमिताभ बच्चन। उसके अलावा अभी जो इसकी पॉलिसी रेट्स आई थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी जो इसकी रेपो रेट है वो चल रही है 4.40%। रिवर्स रेपो रेट फिर से कम कर दी गई थी, 3.75% हो गई है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट दोनों बराबर होती है, जो कि कितनी है? 4.65%। कैश रिजर्व रेशो है 3% और स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो है 18%। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों ने कम लागत वाले वेंटिलेटर जिसका नाम रखा है रूहदार उसको बनाया है? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। तो अभी आईआईटी बॉम्बे की टीम ने कुछ और इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर के एक सस्ता वेंटिलेटर बनाया है और उसका नाम रखा है रूहदार। अच्छा देखो आईआईटीज की बात है तो कई बार मैं आपको आईआईटीज के बारे में बता चुका हूं जो भी अभी न्यूज में रहे थे, अभी लास्ट कल ही बताया था। तो आज मैं आपको कुछ वेंटिलेटर्स के बारे में बताता हूं जो अभी न्यूज में रहे थे। जैसे कि अभी नासा ने बनाया वाइटल नाम का वेंटिलेटर, आईआईटी रुड़की ने बनाया प्राण वायु नाम से वेंटिलेटर, और एक प्रोजेक्ट वायु नाम से वेंटिलेटर बनाया था आईआईएससी बेंगलुरु ने। उसके अलावा आईआईटी हैदराबाद ने बनाया जीवन लाइट नाम से वेंटिलेटर, और जीवन नाम से वेंटिलेटर बना रहा है भारतीय रेलवे, कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में बन रहा है, हमने पढ़ा था। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट घटा करके कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 1.9%। तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 3.6% से घटा करके 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा याद रखना अभी क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने भी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ही भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को घटा करके 1.8% कर दिया है। और इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्शंस किए गए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा। तो सारी अपडेटेड लिस्ट मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आपको बिल्कुल अपडेटेड वाली याद रखनी होती है, और अगर फर्दर कुछ भी चेंज होता है तो मैं आपको अपडेट वाली लिस्ट फिर से दे दूंगा। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसने अभी एक रिपोर्ट जारी की और उसमें बताया कि अमेरिका 2019 में 732 अरब डॉलर के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे है भारत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का जो सैन्य खर्च है वो 6.8% से बढ़कर टोटल कितना हो गया है? 71.1 बिलियन हो गया है। और अभी मार्च में ही इसने यानी कि सिप्री ने एक रिपोर्ट निकाली थी और उसमें बताया था कि हथियार खरीदने के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? तो सऊदी अरब टॉप पर है, इंडिया सेकंड नंबर पे था। सिप्री हमने बताया स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में है, स्टॉकहोम स्वीडन में। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने विकासशील
देशों के $1 ट्रिलियन से अधिक ऋण को माफ करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी अंकटाड ने। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर अंकटाड का $1 ट्रिलियन से ज्यादा का लोन चढ़ गया है, तो उसे अभी अंकटाड ने माफ करने की घोषणा की है। अच्छा, अंकटाड से एक और प्रश्न बताता हूं। अभी इसने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका नाम है फ्रॉम ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन, और इस रिपोर्ट में इसने बताया था कि 2020 में डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर लोन जो है वो $2.6 ट्रिलियन हो जाएंगे, और इस कोविड-19 के कारण 2021 में टोटल $3.4 ट्रिलियन लोन हो जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर। बात अगर अंकटाड की करेंगे तो इसकी तो पहले फुल फॉर्म जान लो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1964 में हुई, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं सुखीसा किटुई। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था, अभी सरकार ने 21 अक्टूबर तक किस उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया है? तो सही उत्तर था ऑप्शन सी, बैंकिंग उद्योग को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, इसे लाइक या शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।